Assalamualaikum. Good morning. Good morning. So Good Huma was morning. just asking me, do you have anything to say to me? No, I said, do you have anything good to say? To me. To ये भी me, कहा। yes. So you look nice today. Thank you. I was not expecting that. देखिए, we need to start the morning on a good note. और अगर एक दूसरे की तारीफ भी करते, एक दूसरे means कि मैं नहीं, I'm not returning the favor today. Maybe tomorrow. I'm used to it now. लेकिन कभी ना कभी तारीफ हो जानी चाहिए. No problem. Especially because जो खबरें हमारे पास है ना. हाँ, वो जरा टेंशन देने वाली होती हैं, तो हम जरा उसको लाइट हार्टेडली आप तक पहुंचाने की कोशिश तो करते हैं. बड़े सालों से कोशिश कर रहे हैं. एंड आपको बताना ही है तो बताते हैं कि ईरान अमेरिका के दरमियान फौरी और जल्द बराह रास्त मुज़ाकरात के इम्कानात बज़ाहिर खासे कम हैं, लेकिन खित्ते में अमन के लिए बैकडोर डिप्लोमेसी पूरी तरह मुतहर्रिक है, सरगर्म है. दुनिया भी उम्मीद का दामन थामे हुए है. और अगर खुदा न खास्ता ये मामला और लंबा चलता है, जो कि ऑलरेडी बहुत से लोगों की और माशी माहिरीन की उम्मीदों से तवीली हो गया है, तो इसके मज़ीद मुज़िर मुआशी असरात दुनिया पर मुरतब होंगे. अभी भी तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर हैं. अभी भी आपको पता है पाकिस्तान में कल बड़े फैसले हुए हैं. हमारा शरह सूद पे 1% इजाफा किया गया है, जिसके असरात आज हम इक्विटी मार्केट पे भी देखेंगे. ओवरऑल इकोनॉमिक सूरत हाल पर भी इसका असर आता है. फिर माशी माहिरीन ये भी कहना शुरू हो गए हैं कि हमारा रुपी जो है उसको भी, उसकी वैल्यू भी रिव्यू करने की जरूरत है. अच्छा, we'll be talking about all of these. ये सारे आपने गिनवा दिए हैं, तो सारों के बारे में हम एक एक करके बात ज़रूर करेंगे. बट येस, अनसर्टेनिटी जो है वो तो चल ही रही है. बट येट उम्मीद भी की जा सकती है कि मामले हैं, जो मामला चल रहा है ईरान यूएस की वजह से, एंड ऑफ कोर्स उसकी इम्प्लीकेशंस पूरी दुनिया पे हैं, तो वो कोई ना कोई हल तो उसका ज़रूर निकलेगा इवेंचुअली. कई ममालिक जो हैं वो अपनी सी कोशिशें कर रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान बदस्तूर आपको पता है मरकजी किरदार अदा कर रहा है. ईरानी क़यादत की जानिब से मुज़ाकरात की शराइत अमरीका को पहुंचाई जा चुकी हैं, जिसे अमरीकी हुकाम देख रहे हैं. अमरीकी सदर ट्रंप ने अपनी कौमी सलामती टीम से मुलाकात भी की और ईरान की नई अमन तजवीज़ जो है, जो उन्होंने अपने नुकात नए भेजे हैं, उन पर गौर किया गया. और तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ईरानी तजवीज़ में आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने की पेशकश की गई है, लेकिन सदर ट्रंप की रेड लाइंस बिल्कुल वाज़ेह हैं और अमेरिका कोई ऐसी डील कबूल नहीं करेगा जिसमें ईरान को एटमी हथियार यानी न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो बनाने की इजाज़त होगी. सुने उनका क्या कहना था. उधर अमरीका को ईरानी तजावीज़ पाकिस्तानी ज़राए से मिली हैं. इन तजावीज़ में पहले जंगबंदी, फिर मुस्तकिल जंगबंदी की ज़मानत शामिल है. ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने की पेशकश अमरीकी नागाबंदी के खात्मे के साथ मशरूत कर रखी है कि नेवल ब्लॉकेट खत्म होगा तो फिर आबना हुर्मुज़ भी ईरान की तरफ से खोल दी जाएगी. और कहा गया है कि ये सब हो जाए तो फिर ईरानी एटमी प्रोग्राम पर बात होगी. तहम अमरीका को पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम अफजूदगी का ईरानी हक तस्लीम करना होगा. सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान एटमी हथियार ने अगर नहीं छोड़ता तो फिर मिल बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है. ईरान चाहे तो फ़ोन कर ले, हमारी फ़ोन लाइन्स बहुत महफूज हैं. ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कल रूस के दौरे पर तस्लीम किया कि दौरा इस्लामाबाद में हुक्काम के साथ इंतहाई मुस्बत मुशावरत हुई है. तहम ये एतराफ़ करना पड़ेगा कि अभी तक अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के मुस्तकिल खात्मे और तनाज़े का कोई वाज़े फ्रेमवर्क तो सामने नहीं आ क्योंकि उन्होंने अब उसको इससे लगा दिया ना कि वन थिंग एट अ टाइम वाला, मतलब वरना तो सारी चीज़ों पे बात हो रही थी और बात तो अभी भी सारी हो रही है, लेकिन देश से कि हुर्मुज़ और ब्लॉकेट साथ ही डील होगा तो उसके बाद. अच्छा, अब ये दोनों दौरे बहुत टेलिंग हैं. ओमान का जब दौरा किया अब्बास अराग़ची साहब ने, तो वहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बात हुई, जो ओमानी वज़ीर ख़ारजा के बयान में भी वाज़े रहा कि वहाँ टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या था. फिर रूस का जब दौरा किया जाता है तो वहाँ टॉपिक ऑफ डिस्कशन यूरेनियम अफजूदगी और न्यूक्लियर प्रोग्राम ही रहा है. रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दावा किया है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है, जिस पर ईरान गौर कर रहा है. अब्बास अराग़ची की मॉस्को में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात में सदर पुतिन ने कहा है कि रूस ईरान और खित्ते के ममालिक के मफादात में जो मुमकिन होगा करेगा. इससे पहले वाज़ेह रहे, याद रहे कि 2015 में भी जो अफजूदा यूरेनियम था वो रूस के ही ईरान की तरफ से हवाले किया गया था. सो रूस ने दोबारा अपनी ये पेशकश कर दी है दुनिया के सामने. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस. ये तो हमने आपको एक अपडेट दी है कि क्या क्या हो रहा है, क्या बातचीत हुई है. खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं. कसूरी साहब, अब ये काफ़ी वाज़ेह हो चुका है कि ईरान और अमेरिका के बराह रास्त मुज़ाकरात होने का कोई फौरी चांस जो है वो एटलीस्ट नज़र नहीं आ रहा. मैसेजिंग के ज़रिए ही बात हो रही है, एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान इज़ द इंटरलोक्यूटर इफ़ यू वांट टू कॉल दैट. तो क्या इस रास्ते से किसी मुआहदे तक पहुँचने की उम्मीद बढ़नी चाहिए या
कम होती नजर आ रही है आपको? व्हाट डू यू सी? जब इराक़ची साहब आए हैं तो वो वहाँ से नेचुरली लीडरशिप से बात करके आए थे। ये भी कहना मुनासिब होगा कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की ये जो मेगाफोन डिप्लोमेसी है, 24 घंटे वो बयानात देते रहते हैं जिसका मकसद होता है कि प्रेशर कर दें दूसरे को। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत गैर रवायती तो है, लेकिन ये एक नॉन प्रोडक्टिव साबित हुआ है। जब आप रोज़ाना इस किस्म के ज़िल्लत आमेज़ बयानात देंगे कि आप या तो ये हमने बड़ी अच्छी डील दे दी है, नहीं तो अगर नहीं एक्सेप्ट करोगे तुम्हारे सारे बिजली के कारखाने, तो तुम्हारे सारे बिजली के प्लांट्स, तुम्हारी सारी ब्रिजेस ख़त्म हो जाएंगी, सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी और ऐसे ख़त्म होगी कि खुदा ना करे कि दोबारा वापस ही ना आ सके। ऐसे जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं उन्होंने एक नेगेटिव सेंटिमेंट ईरान में पैदा किया। अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि दोनों की जो डिमांड्स हैं टोटली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गई हैं। क्या ये इसलिए हो रही हैं कि दोनों प्रेशराइज कर रहे हैं डिप्लोमेटिकली अपने आवाम को ये बताने के लिए कि हम वीक पोजीशन में नहीं हैं? पहले काफ़ी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को दबाने की कोशिश की। अब के प्रेसिडेंट ईरान ने यह फैसला किया कि जब उनको पता चला कि विटकॉफ और जेरी कुशनर इस्लामाबाद आ रहे हैं तो उन्होंने इंतज़ार करना गवारा नहीं समझा। उनको मैं तो रूस जा रहा हूँ, मतलब वो अमेरिका को ये बताना चाहते थे कि हमें कोई जल्दी नहीं है। तो अब जब उनको जल्दी नहीं है तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी पब्लिक को ये बता रहे थे कि इन तकरीबन सरेंडर कर दिया, बस आए हैं उन्होंने तकरीबन सरेंडर वाली टर्म्स के हर चीज़ मान गए हैं, वो अपना न्यूक्लियर डस्ट हैंड ओवर कर देंगे। मुझे नहीं समझ आई उनको ये क्यों ये ख्याल आया। अब अगर आप इस से ये समझें कि अब डिप्लोमेसी डेड हो गई है तो मैं नहीं समझता। उसकी वजह क्या कि अब मज़ीद जंग से दोनों को कुछ फ़ायदा नहीं। प्रेसिडेंट ट्रंप क्या करेंगे? मज़ीद बॉम्बिंग कर लेंगे। क्या उसका नतीजा होगा कि मज़ीद बंदे शहीद कर देंगे। 3000 से ज़्यादा शहीद कर चुके हैं, 20,000 से ज़्यादा से बिल्डिंग्स तबाह कर दी हैं। जो मुझे नज़र आ रहा है टाइम प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ नहीं है। उसकी वजह क्या है? प्रेसिडेंट ट्रंप जल्दी में है, ईरान को जल्दी में नहीं है। उनकी जो लीडरशिप है वो जल्दी में इसलिए हैं कि जितनी देर हो रही है कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तो रिज़ल्ट क्या है कि प्राइसेस बढ़ रही हैं, सिर्फ पेट्रोलियम की नहीं खाद की बढ़ रही हैं, जो कि दुनिया में कहत पड़ सकता, अल्लाह माफ़ करे जिस हिसाब से ये चीज़ है। लग रहा है कि ये चीज़ 15-20 दिन से ज़्यादा चल नहीं सकती। वैसे क्लियरली यू आर राइट कि ईरान तो बिल्कुल जल्दी में नहीं है। ईरान बहुत ही इनफैक्ट चल नज़र आ रहा है। अब जब तक जहाँ तक चल गई है वहाँ भी दुनिया को लग रहा था कि नहीं चल सकती, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि 15-20 दिन से ज़्यादा ये मामलात ना आगे बढ़ें, क्योंकि एक लिटरली इकोनॉमिक बहरान के दहाने पर दुनिया अब खड़ी नज़र आ रही है। कसूरी साहब, अमेरिका तो अभी इंतज़ार कर रहा है, आपने कहा ईरान के पास भी अभी टाइम है, डिप्लोमेसी भी साथ साथ चल रही है, पाकिस्तान ओमान के दौरे, कतर से राब्ते, सऊदी अरेबिया से राब्ते, इराक़ी साहब रूस भी गए। फिर क्या ईरान खत्ते की ताकतों को अगले इक़दामात से आगाह कर रहा है या हर जगह जाकर अलग मामलात डिस्कस हो रहे हैं, जैसे कि ओमान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को आगे किस तरह लेकर चलना है, कैसे संभालना है, वो डिस्कस हुआ। मे बी न्यूक्लियर प्रोग्राम और यूरेनियम की अफजूदगी के मामलात रूस से डिस्कस हुए हैं। वैसे ओमान के साथ ही करना था ना, आफ्टर ऑल वो भी तो क्या वही लगते हैं। आपको लग रहा है यहाँ हो क्या रहा है? देखिए, बात यह है कि जो तीन मुल्क उन्होंने चूज़ किए, पाकिस्तान, ओमान और रूस, ये बड़े रेलेवेंट है अगर आगे कोई पीस ट्रीटी होनी है इन दोनों में। आप इसको एक मुस्बत तरीके से देख सकते हैं। कौन से ये मुल्क हैं ये? पहली बात तो आबनाए हॉर्मुज़ पे झगड़ा हो रहा है, दूसरी न्यूक्लियर इश्यूज़ पे झगड़ा हो रहा है। एक में रूस रेलेवेंट है, दूसरे में ओमान रेलेवेंट है। जहाँ तक आबनाए हॉर्मुज़ का ताल्लुक है, ईरान की ये दलील है कि उनका इंटरनल वाटरवे है और अगर ये वाटरवे है तो ये इनके दरमियान बॉर्डर जो है वो इनका ओमान का और ईरान का है। तो अगर इस बात ने आगे चलनी है तो नेचुरली वो ओमान को साथ लेके चलना चाहते हैं। रूस वो मुल्क है जो JCPOA में जब एग्रीमेंट हुआ था, जो एनरिच्ड यूरेनियम या प्लूटोनियम जो था उसकी जो बाज़ थी, ये हैंड ओवर होनी थी रूस को। तो हो सकता है वो उनसे ये कंसल्ट करने गए हों कि अगर हमारा एग्रीमेंट हुआ तो क्या आप रेडी होंगे इसके लिए, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि
इनका बहुत गहरा अलायंस है ईरान का और रूस का, तो उसमें लोग तो ये कह रहे हैं कि जो टारगेटिंग हो रही है उसमें एक्यूरेट टारगेटिंग ईरान की मिसाइल्स की और ड्रोन्स की, उसमें रूस का बड़ा हाथ है। और लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने वेपन्स भी इनको सप्लाई किए इन एक्सचेंज फॉर ड्रोन्स जो ईरान ने उनको सप्लाई किए थे इन द वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। तो इसलिए ये 3 मुल्कों का सिलेक्शन जिसका आप मुझसे पूछ रहे हैं वो मुल्क हैं जो पीस प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान तो मीडिएटर का रोल अदा कर रहा है। ईरान ने अगर कोई मीडिएशन एक्सेप्ट करनी है ऑन द इशू ऑफ हरमुज तो वो ओमान से मिल के फैसला करेगा, और अगर उसने करना है न्यूक्लियर इशू पे कोई मामला तो रूस को पहले कॉन्फिडेंस मिलेगा, जिसकी डिटेल्स मैंने आपको दे दी हैं। बिल्कुल, यू आर राइट सर। अच्छा, अब एक और पर्सपेक्टिव पे बात कर लेते हैं। इस पूरी सूरत हाल में कसूरी साहब, एक तज्जिया ये सामने आ रहा है कि जिस तरह दुनिया ने यूक्रेन और रशिया की जंग को एक परमानेंट सिचुएशन समझकर कबूल कर लिया, अपने लिए नई मार्केट्स, नए रास्ते जो हैं वो ढूंढे, उसी तरह अमेरिका ईरान को भी नॉर्मलाइज करके जो सिचुएशन बनी हुई है वो समझ लिया जाए, अपना हुर्मुज़ के मुतबादिल ढूंढ कर कोई ज़िंदगी आगे बढ़ाई जाए। मतलब ये सारी बातें जो हैं, हाँ ये बातें हो रही हैं, मुमकिन भी है। आप इत्तेफाक करते हैं कि लिटरली वी नीड टू लुक अराउंड इट नाउ? नहीं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। उसकी वजह है कि दुनिया में जो बाकी जंगें हुई जैसे इंडिया पाकिस्तान, जैसे रूस यूक्रेन, ये जो जंगें हैं ये इन ममालिक के दरमियान है, ये सारी दुनिया पे असरअंदाज नहीं होती। ये जो जंग है ये तो कोरिया को अफेक्ट कर रही है, जापान को अफेक्ट कर रही है, ये तो लैटिन अमेरिका को कर रही है, अफ्रीका को कर रही है, वक़ैत बढ़ जाएगा। ये जो आपना हुर्मुज़ है ये तो ऐसे लग रहा है कि दुनिया का सबसे प्रेशस वाटरवे बन गया है, प्रॉब्ली मोर इम्पोर्टेंट दैन द अटलांटिक ओशन और द पैसिफिक ओशन। इसलिए ये कह देना कि जनाब जिस तरह वो रूस की जंग होगी, इंडिया पाकिस्तान की भी हुई थी, ठीक है, दुनिया ने बड़ी कोशिश की कि ये दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, जंग जल्दी ख़त्म हो। वहाँ भी दुनिया की ख्वाहिश है कि रूस और यूक्रेन दोनों मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ ग्रेन्स हैं और वो नहीं दुनिया के हक़ में है कि जंग जल्दी ख़त्म हो। क्वाइट अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वहाँ बड़ी ह्यूमैनिटी को सफ़र कर रही है इस जंग में, रूसी भी सफ़र कर रहे हैं और यूक्रेन के भी, लेकिन ये इसका बिल्कुल इससे आप मुआवजना मत करें। ये जो है इसकी नौयत ही बिल्कुल और है, और ये खुदा ना करे कि इतना लंबा चले, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। इसलिए मैंने आपको पहले सवाल के जवाब में कहा था कि मैं नहीं समझता कि कोई ऑप्शन है दोनों के पास सिवाय नेगोशिएशंस के। चले, आप कह रहे हैं ऑब्वियसली ये तो सारी दुनिया को इफेक्ट करता है, तो इसको इस तरह आइसोलेट नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। इसी पे ज़रा और बात करते हैं और एक और पर्सपेक्टिव लेते हैं। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया बासित साहब। बताइएगा सर, अब जो सूरत हाल है वो दुनिया के सामने है, बैकडोर डिप्लोमेसी भी हो रही है, राबते भी आगे चल रहे हैं, लेकिन कोई एंड फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। हाउ लॉन्ग कैन इट टेक? मज़ीद कितना दुनिया सफ़र करेगी? इसकी कोई लिमिट है? क्योंकि अभी भी तवक्को से ज़्यादा एक्सटेंड खिंच गया, स्ट्रेच हो गया ये मामला। इस्तबाब खैर और मदू करने पर मशकूर। ये दुरुस्त है, दुनिया में ये मामला जिस तरह खींच रहा है उस तरीके से दुनिया के लिए और मुश्किलात पैदा हो रही हैं, और ये मुश्किलात दुनिया कितना बर्दाश्त कर सकेगी उसकी अमेरिका को कितनी फिक्र है। अमेरिका को सिर्फ इतनी फिक्र हो सकती है जितना अमेरिका पे प्रेशर पड़ेगा। तो दुनिया का प्रेशर तो खैर पड़ेगा लेकिन कम। अमेरिका पर उनके अपने अवाम का, उनके अपने कांग्रेस का, उनके अपने आने वाले इलेक्शन की वजह से जो उनको प्रेशर है कि उनके वोटर सपोर्ट की क्या फील कर रहे हैं, आइंदा नवंबर में जो उनका इलेक्शन आना है उसमें उनका क्या हालत होगी, जीतेंगे हारेंगे। अब तक के जो आ रही हैं सर्वेज, अब तक के जितने पोल्स आ रहे हैं उसमें तो उनकी रेटिंग डाउन हो रही है। जब रेटिंग डाउन हो रही है तो जाहिर उनके वोटर सपोर्टर उसी हिसाब से अपना ज़हन तब्दील कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिड टर्म इलेक्शन है वो रिपब्लिकन पार्टी यानी डोनाल्ड ट्रंप हार जाएंगे, और जब हार जाते हैं तो जिस तरह कांग्रेसमैन सेनेटर्स कह रहे हैं उसमें काफी कसीर तादाद आ गई है,
जो कहते हैं अगर हार गए हैं तो अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों में उनकी सबकत खत्म हो जाएगी, और जब खत्म हो जाएगी उनकी सबकत तो फिर इसका मतलब ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का बाकी 2 साल का अरसा है वो एक बिल्कुल सिटिंग डक की तरह वो बैठे होंगे, रबर स्टैम्प की तरह, क्योंकि उसमें तो सारी पावर आ जाएगी कांग्रेस और उसके अलावा सेनेट के पास। इसका मतलब 25 की जो बात हो रही है अमेंडमेंट की और इम्पीचमेंट की वो आ जाएगा। तो ये मैंने कोरिलेट इसलिए किया है, ये पूरी डॉट से डॉट इसलिए मिलाई है कि अमेरिका को सबसे ज्यादा तकलीफ है अभी इन बातों की वजह से। क्या क्या तकलीफ है? माशी तकलीफ, जिसको कि सियासी तकलीफ में जो तब्दील हो रही है। दुनिया को क्या तकलीफ है? माशी तकलीफ है, ज़ाहिर है वो भी तकलीफ है। ज्यादा तकलीफ किसको है? अमेरिका को ज्यादा तकलीफ है और ईरान को ज्यादा तकलीफ है। ईरान और अमेरिका में ज्यादा थ्रेशोल्ड किसका है तकलीफ बर्दाश्त करने का? ईरान का है। तो इसलिए ये मामला थोड़ा सा नजर ये आता है, जो आपको आजकल ट्वीट कम नजर आ रही है, जो आपको ट्वीट में वो तलखी और वो धमकियां वो कम नजर आ रही हैं, उसकी कोई तो वजह है। और फिर अभी जब उनके व्हाइट हाउस स्पोक्स पर्सन ने बात की है, सेक्रेटरी प्रेस ने, तो उन्होंने भी कोई तलखी वाली बात नहीं की। जब भी मीटिंग जारी है ये खुद डोनाल्ड ट्रंप बताएंगे या उनके बिल्कुल डॉक्टर साहब, हैविंग सेड दैट एंड टोटली एग्री विद व्हाट यू सेड, स्पेशली मतलब बड़ी ये अफसोस की बात है कि अमेरिका ने भी अपनी ही हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखा, क्योंकि कितनी जंगें उन्होंने शुरू की जिनका कोई एंड गेम होता ही नहीं था। क्या उसमें उन्होंने अचीव करना होता था वो भी बाय द एंड ऑफ इट वो लूज कर जाते थे। मतलब हम अपने इर्द गिर्द देख लें, अफगानिस्तान, इराक, लैटिन अमेरिका, आप कहीं भी चले जाएं तो दे हैव नॉट बीन एबल टू जस्टिफाई देयर अटैक, या अगर कुछ कहा जाए। अब इसको इसी तरह तो नहीं रहने दिया जा सकता, एंड येट दे विल वांट कि हम अब इसमें से जब निकलें भी तो हिस्ट्री शुड रिमेंबर कि हम फातिहाना निकले हैं। ईरान इज नॉट गोइंग टू लेट दैट हैपन, क्योंकि ईरान जैसी कौम से अभी तक इनका टक्कर नहीं हुआ था, टकराव नहीं हुआ था, और अब इनको भी समझ आ गई है इट कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस फॉर एवर। इससे पहले भी हम एक पर्सपेक्टिव ले रहे थे खुर्शीद कसूरी साहब से, और उनका भी ये कहना था कि यहाँ पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है। या तो सिर्फ 2 लोग इफेक्ट हो रहे होते, 2 मुल्क इफेक्ट हो रहे होते, तो शायद बाकी कहते चलो भाई बाकी जिंदगी हम गुजारें, लेकिन यहाँ पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है। हाउ डू यू सी इट कमिंग टू सम सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग जहाँ दोनों पार्टीज कुछ लेके लेवरेज लेके निकलें कि भाई हमने अपने पॉइंट्स मनवाए हैं और हम ही जीते हैं इसमें? दुनिया, ये दोनों पार्टियों के पास कोई और इसके अलावा रास्ता भी नहीं है। मैं बताता हूँ कि आपको, मैंने अभी अमेरिका का तो बता दिया, काफी सारी चीदा बातें और भी थोड़ी सी बाद में बात कर लेते हैं। लेकिन ईरान का ठीक है, बड़ी पुरानी सिविलाइजेशन है, रेजिलियंट कौम है। मैंने अभी बताया चंद लम्हे पहले कि उनका थ्रेशहोल्ड ऑफ एंडोरिंग पेन ज्यादा है, कठन उनकी है, आइडियोलॉजिकल उनकी थियोलॉजी बड़ी मजबूत है। अमेरिका की थियोलॉजी मजबूत तो नहीं है, तो वो तो लेकिन कितने अरसे तक? देखिए आजकल की दुनिया वो एक दूसरे के साथ इतनी धागों के साथ ताने बाने उनके मिले हुए हैं इकोनॉमी के, कि वो ज्यादा अरसा गुजार नहीं हो सकता है। मैं आपको चंद एदाद शुमार देता हूँ, बात बड़ी क्लियर हो जाएगी। ईरान का जो एक्सपोर्ट है 65 से 75% सिर्फ ऑयल वो उन बंदरगाहों से बेचता है जिसको कि 17 अप्रैल से अब तक ब्लॉक किया हुआ है। अच्छा, अब उनके कुएं अगर खाली नहीं होते हैं, मतलब तेल उसमें नहीं निकलता है, तो उसमें केमिकल एक्शन होता है जो कि वो कुएं नाकारा होना शुरू हो जाते हैं, यानी उसमें पानी का इम्तजाज और बहुत सारी टेक्निकल चीजें। खैर, तो उसका अब ईरान को इस चीज का इदराक, ईरान के पास इतने स्टोरेज नहीं है। ईरान की रिक्वायरमेंट है जो रिफाइंड फ्यूल उसको अपने लिए चाहिए वो 3 मिलियन लीटर डेली चाहिए। वो सिर्फ अपनी रिफाइनरी से 26 मिलियन लीटर बना रहे हैं। 4 मिलियन रोजाना का शॉर्टफॉल है, उतने ही उनका पहिया जो है कम चल रहा है, उतनी ही प्रॉब्लम उनको ज्यादा हो रही है। इसी तरह 20% वो मैन्युफैक्चरिंग से कमाते हैं। तो सारी की सारी उनकी इकोनॉमी इन बंदरगाहों से है। तो लिहाजा ईरान कितने अरसे तक जिंदा रह लेगा? क्या सारे ईरानी चाहेंगे कि बिल्कुल फना हो जाए? ऐसा नहीं है। तो ईरान के ऊपर भी प्रेशर है, लेकिन यह है कि हु ब्लिंक्स द आई फर्स्ट, पलक कौन पहले झपकता है। अब जो चीजें नजर आ रही हैं, पाकिस्तान की मीडिएशन जो इस मरतबा हुई है, और पाकिस्तान मुसलसल अब भी बैक चैनल डिप्लोमेसी में लगा हुआ है।
तो ये जो तुर्शी और ये जो तलखी कम थोड़ी सी आपको नजर आ रही है ट्रूथ सोशल पे और बयानात में, उसकी वजह यही है कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं किसी वक्त भी मुझसे फोन पर बात कर लें। अच्छा, अब क्या बात क्या रहेगी? बाकी तो सारी हल तलब है और हल हो जानी है अगले चंद दिनों में, अगर ये नहीं अगले एक दो दिन में नहीं तो चंद और दिनों में। वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को तो खोलना ही खोलना है, दुनिया मुतहम्मिल ही नहीं हो सकती। अभी आप बता रहे थे कि कसूरी साहब ने जो पूरी दुनिया का, ही तो दुरुस्त है, पूरी दुनिया में जिस तरीके से तकलीफ पहुंच रही है दुनिया को और उनके अकाबरीन उसका इजहार कर रहे हैं अपने अवाम का, तो वो तो अपनी, लेकिन ये है कि अब ईरान और मैंने इसका अमेरिका का बता दिया, उसके अलावा जो उनकी स्टिकिंग पॉइंट रह गई है वो एनरिचमेंट की। अगर आप गौर करें तो हमेशा न्यूक्लियर वेपन की बात आती है और वो न्यूक्लियर वेपन से उनकी मुराद ये है कि ऐसी एनरिचमेंट की फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए जो कि उनके ख्याल में, यानी कि अमेरिका के ख्याल में या इजराइल के ख्याल में, कि इजराइल को कि ईरान को वो एडवांटेज दे सके कि ईरान उसको एनरिचमेंट। अब ये ख्याली प्रभाव बहुत ज्यादा है, इसके लिए तो, क्या हो और सकता है? खास तौर पे ये थोड़ी सी अनरीजनेबल इन द प्रेजेंट ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स अगर देखा जाए, ये बहुत ही अनरीजनेबल डिमांड है। मतलब इस वक्त जो ईरान का हाल हुआ है, व्हाई शुड दे हैव टू गिव अप उसी रीजन में रहते हुए जहां एक और न्यूक्लियर पावर है, इजराइल है, अग्रेसर है, ईरान पे हमले से पहले भी उनको हर मुल्क पे हमले करते हुए देख लिया है, क्यों गिव अप करे ईरान? मतलब ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। दे कैन नॉट गिव इट अप विदाउट अ फाइट, नंबर वन। नंबर टू, डॉक्टर साहब, ये अभी इन द मिडल ऑफ द वॉर, मतलब ठीक है सीज फायर चल रही है अभी थोड़ी सी, उसमें ईरान की लीडरशिप का निकल के बाहर अब ये सारी मुलाकातें करना, ओमान पहुंच जाना, रशिया पहुंच जाना, ये दिस इज ऑल्सो मतलब ऑप्टिक्स इसमें बहुत बता रहे हैं कि ईरान इज गार्नरिंग सपोर्ट फॉर वट एवर फ्यूचर में ये करें या जो भी ये करना चाहते हैं आगे, उसमें ये सपोर्ट जो है वो गैदर कर रहे हैं। हाउ इज दैट गोइंग टू हेल्प देम? नहीं, सपोर्ट गैदर कर रहे हैं, खुलेआम फिर रहे हैं, फ्लाइटें रिज्यूम कर ली हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि काम कर रही है हमारी बैक चैनल डिप्लोमेसी और मीडिएशन काम कर रही है। आपस में जो पहले ये जंग की तरफ जा रहे थे, अभी जंग की तरफ जाने के आसार कम और अमन के तरफ जाने के लिए 80% से ज्यादा, अगर आप कहें मुझे कि क्वांटिफाई करने के लिए, तो तकरीबन 80% इन तमाम इशारों को मलहूज़ खातिर रखते हुए उम्मीद हो गई है। 20% की अमेरिका की तैयारी है। मत भूलें कि एक स्पॉइलर इसमें बीच में मौजूद है, आपने इजराइल जो कि गुज़श्ता 24-48 घंटों में लेबनान में सीज फायर के खिलाफ वर्जी भी कर चुका है। बिल्कुल जी हाँ, तो उस स्पाइलर की वजह से वो 20% की तैयारी जो चल रही है इस वक्त मिडल ईस्ट में, जितना अम्युनिशन का खर्च हुआ है वो जल्दी जल्दी मुख्तलिफ जगहों से मंगवा के उन अम्युनिशन को पूरा कर रहे हैं, अपनी कुमत बढ़ा रहे हैं। 2003 के बाद पहली मरतबा उन्होंने अपने तीनों जो कैरियर ग्रुप हैं, बैरी बेड़े हैं, दोबारा ला के खड़ा कर दिया है। डॉक्टर साहब, इट इज ऑलवेज ग्रेट टू हैव यू ओवर, और बड़ी अच्छी डिस्कशन आपसे सीखने का भी मौका मिलता है। हमेशा कोई नया पहलू जो है वो सामने आता है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम फॉर टुडे। और पाकिस्तान में क्रिकेट के मद्दाहों में कल खुशी की लहर दौड़ गई। पीसीबी, हम थोड़ा सा क्रेडिट लें क्योंकि हमने सुबह कहा था कि फाइनल में तो आपने शायकीन को अलाउ किया है मैच देखने के लिए, लेकिन उससे पहले एलिमिनेटर्स जो हैं उसमें भी जरा अलाउ कर दें तो क्या ही बात है। हमने कल ही ये बात की थी और सिकंदर ने खास तौर पे दरख्वास्त की थी कि ऐसा ही होना चाहिए। और पर्टिकुलरली कराची में अगर एक ही मैच है जो आज है, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसमें तो मतलब ये थोड़ी था कि सिर्फ लाहौर में ही लोगों को इजाजत हो। कराची में आज इजाजत मिल गई है। सो यू आर वेलकम। आपने बड़ी कोशिश की और वो हो गया। पीसीबी और हुकूमत ने अवाम के जज्बात को समझते हुए तीनों प्लेऑफ मैचेस में तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाज़त दे दी है। सो दैट इज़ गुड। और ये खुशखबरी बाय द वे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद सुनाई। और आज कराची में मैचेस भी बता दें, रिक्वेस्ट भी की है कि बेहतर होगा कि आवाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें या फिर कार पूलिंग करें, मतलब जितनी फ्यूल की बचत हो सके वो करें। और तो आज मैचेस बता दें कि जी पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का कराची में आज मैच होगा और ये होगा जी क्वालिफायर। मतलब इसमें जो जीतेगा वो जाएगा सीधा फाइनल में, जो हारेगा फिर उसको बाकी दोनों टीमों से टकराना पड़ेगा। सो हम ये सारी साइंस भी समझते हैं और हमारे साथ हैं सैयद याहिया हुसैनी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, अतीक
रहमान साहब हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। सुहेल इमरान हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, थैंक यू। और मैचिंग हो गई, एक जैसे कपड़े भी हो गए सैयद याह्या हुसैनी एंड सुहेल इमरान के। हमसे लगता है कि इंस्पायर हो गए हैं। अतीक, आप हमारे साथ स्टूडियो में जल्दी से बताएं, मतलब ये ज़बरदस्त किस्म की बात है फॉर कराची के जो स्पेक्टेटर्स हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमें लग रहा था कि ऑफ सीन हो जाएगा कि लाहौर के फाइनल में पहुंच जाएं लोग और यहाँ ना पहुंचे। जी बिल्कुल हुमा, ये तो होनी थी। अगर इस तरह का हो जाता कि सिर्फ लाहौर में होता, कराची में थोड़ी सी मायूसी होती, क्योंकि कराची में भी बहुत से ऐसे जोशीले तमाशाई हैं जो स्टेडियम आना चाहते हैं। और यही वजह को, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर जब फाइनल की इजाज़त दी, फिर जिस तरीके से आप लोगों ने आवाज़ उठाई और उसके बाद जो है फिर ये प्ले ऑफ के तमाम मैचेस में हो गई, कराची के लिए भी हो गई, लेकिन बिल्कुल 11th आवर पे हुई। कल दोपहर के वक्त जो है इसका अनाउंसमेंट हुआ तो फिर ये सूरत हाल सामने आ रही थी कि किस तरीके से, क्योंकि 24 घंटे बाद जो है वो कराची में मैच होना है आज पेशावर ज़ल्मी, तो किस तरीके से टिकट्स की सेल शुरू होगी। अच्छा, कल हमने ये बाय द वे सुना था कि जैसे ही वो वेबसाइट वो सेल्स वाली हुई है तो उस पर इतना लोड पड़ गया, मतलब लोगों का काफ़ी रश पड़ गया। क्या सूरत हाल है उसकी, अपडेट दें। हाँ देखें, वो तो अब तक ऐसी है, थोड़ी सी रात में बेहतर हुई थी। अच्छा, लेकिन अब फिजिकल शुरू हो गई है 9 बजे से। आज सुबह 9 बजे से जो है आप मुख्तलिफ कोरियर सेंटर से जाके जो है शायकीन, लेकिन हर इंक्लूजर्स का, हुमा और अब्दुल्ला सबसे अच्छी अहम बात यह है कि हर इंक्लूजर का टिकट जो है उसकी कीमत 500 रुपये। ये नहीं है कि जो VVIP है या जो VIP है या जनरल इंक्लूजर है या फर्स्ट क्लास है या इस तरीके से उनके कोई अलग अलग रेट। तमाम एलिमिनेटर्स के लिए लाहौर एंड कराची बोथ जी सो आज के लिए भी और लेकिन फाइनल के टिकट प्राइसेस तो कुछ और थे ना। वो तो हमने कल बताई थी। वो 1500 मिनिमम एंड देन 12,000 मैक्सिमम। जरा याह्या से भी मालूम करते हैं। सो याह्या भाई, फाइनली कराची के क्रिकेट फैंस को भी फिजिकली मैच देखने का मौका मिल रहा है, चलें एक ही सही। लेकिन अब ऐसा PSL तो हो ही रहा था और फॉलो भी कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली PSL जो है राइट टुवर्ड्स द एंड, जब काफी टीमें जो है वो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी हैं। ये जो क्वालिफायर में नेशनल स्टेडियम कराची में लोगों को मैच देखने का मौका मिला ना, ये मुझे याद आ गया वो जो रात को हम तैयारी कर रहे होते हैं कि ईद का चांद नजर आया नहीं आया, और रात को 11 बजे तक चांद नजर आता है और उसके बाद कैसे ईद की तैयारी होती है, नमाज की आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन है कि लोगों ने अपने प्लान को जो है वो तब्दील किया है, और क्योंकि पहला और आखिरी मौका है सीजन 11 में उनको ये मैच देखने का, और बाबर आजम यहाँ पर उनको खेलते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पर उनको सुफियान मुकीम जो कि एक उभरते हुए खिलाड़ी हैं, उनको अगर देखना है तो शादाब खान की टीम को देखना होगा, समीर मिनहास जिनका बड़ा नाम है, ये उनको इस सीजन में पहली और आखिरी बार देखने का मौका मिलेगा। तो शायद वो ये मौका हाथ से जाने नहीं देंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आज एक अच्छी तादाद में लोग जो है वो मैच देखने के लिए आएंगे और एक अच्छी शुरुआत है। और जिस तरह अतीक ने कहा बिल्कुल ठीक है कि 2 एलिमिनेटर है और एक फाइनल है कदाफी स्टेडियम लाहौर में। तो और आपने बात की है समीर मिनाज की, हम मिनाज बरादरान के जो वालिद हैं वो भी, आपको पता है उन्होंने कुछ तस्वीर भी अपलोड की थी कुछ दिन पहले जिसमें वो ग्राउंड में मैच दिखाने के लिए अपने बच्चों को लेके जाते थे। बाबर आजम के फादर की भी एग्जैक्टली यही बात थी, जब बाबर छोटे थे तो वो इस तरह स्टेडियम में, और आज भी कितने ऐसे नौजवान होंगे जो कि हमारे फ्यूचर स्टार्स होंगे, हमें और भी के पास जाएंगे अब्दुल्ला। लेकिन कल रात से ही जो है ना बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप पर मैसेजेस जो है आने लग गए जिन्होंने कोई 2 साल से हमें फोन नहीं किया ना। एग्जैक्टली ये हुआ। सो मैं ये कह रहा था कि हमें भी तब पता लगता है PSL हो रहा है जब हमारे पास हमें भी कॉलें आना स्टार्ट हो जाती हैं और पासेस के लिए रिक्वेस्ट या कोई कॉल आना शुरू हो जाता है। नहीं, हम लाहौर जाना चाहते हैं लेकिन हम इधर ही बैठे होंगे क्योंकि आपको पता है हमारा काम हमें अलाउ नहीं करता। सुहेल भाई, लेकिन हमने लाहौर में आपको पता है मौजूद हैं, सुहेल भाई से मालूम करते हैं। सुहेल भाई बताइएगा, फिजिकल टिकट्स की परचेज शुरू हो गई है, ऑनलाइन तो बिक ही रहे थे, क्या रिस्पॉन्स है? हाउ एक्साइटेड आर क्रिकेट फैंस इन लाहौर? यहाँ पर लाहौर में 3 मई को फाइनल खेला जाना था, उसके लिए टिकटों की ऑनलाइन जो फ़रोख्त है वो गुज़िश्ता रोज़ शुरू हो गई थी। ख़ासा रिस्पांस आया था और ख़ासी ट्रैफिक थी जिसकी वजह से कुछ शायकीन क्रिकेट को दुश्वारी का सामना भी करना पड़ा।
एक्चुअली आज 10 बजे शुरू होना थी फाइनल मैच की फिजिकल टिकट्स मुकर्रर करदा कोरियर सेंटर से, और इस वक्त मैं जहां पर गुलबर्ग में खड़ा हूं वहां पर सुबह 9 बजे ही लोग आना शुरू हो गए थे और इंतज़ामिया ने 10 बजे से पहले ही जो टिकट्स थे उनकी फ़रोख्त का आगाज़ कर दिया था। और लग ऐसे रहा था जैसे सिर्फ फाइनल के टिकट्स ही मिलेंगे, क्योंकि इसका प्लान तो पहले ही किया जा चुका था। और जो 2 एलिमिनेटर्स यहाँ पर लाहौर में खेले जाने हैं उनके लिए सिर्फ अभी ऑनलाइन ही टिकट्स दस्तयाब होंगे। लेकिन जब यहाँ हम पहुँचे तो यहाँ पर आकर हैरानकुन तौर पर देखा कि जो 2 वो मैचेज़ हैं एलिमिनेटर के और उनके टिकट्स भी फिज़िकल यहाँ पर दस्तयाब है। वो कराची की तरह 500 रुपये के तमाम इनक्लोजर्स के टिकट्स नहीं हैं, बल्कि जो कल खेला जाना है पहला एलिमिनेटर उसके टिकट्स शुरू होते हैं 500 रुपये से और 4000 रुपये तक जाएंगे वीआईपी वीवीआईपी इनक्लोजर्स तक। और जो क्योंकि उसमें टाइम है और जो जुमे के रोज़ खेला जाना है दूसरा एलिमिनेटर उसके टिकट्स जो हैं वो 1000 रुपये से शुरू होंगे और 5000 रुपये तक जाएंगे। फाइनल की बात कर रहे हैं? नहीं, दोनों एलिमिनेटर्स की बात कर रहे हैं हम। आज जो कराची में एलिमिनेटर हो रहा है, चूंकि जरा प्राइस का डिफरेंस है ना, चूंकि आज कराची में जो एलिमिनेटर हो रहा है उसके हर इनक्लोजर के 500 रुपए का टिकट है। लेकिन आप सुहेल हमें बता रहे हैं कि लाहौर में ऐसा नहीं है, राइट? जी बिल्कुल अब्दुल्ला, लाहौर में जो कल एलिमिनेटर खेला जाना है उसका टिकट कम से कम 500 रुपये है और ज़्यादा से ज़्यादा वो जा रहा है जी। और लेकिन उसके बाद 4000 तक और 4500 रुपये तक है। और जो दूसरा एलिमिनेटर जुमे के रोज़ खेला जाना है उसका स्टार्टिंग फ्रॉम द 1000 और वो 5000 तक उस तक वो टिकट्स जा रहे हैं। लेकिन जो फाइनल मैच है उसके टिकट्स जो है वो कम से कम 1500 रुपये से शुरू होंगे और वो जाएंगे 12000 रुपये तक। जी बिल्कुल, ये कल भी हमने बात की थी क्योंकि उस 12000 पे हम जरा स्टॉप कर गए थे कि क्या हो रहा थी। ये बताएं, क्या आपको वजह नज़र आ रही है कि यहाँ ऑल अक्रॉस एक ही कराची में एक रेट दिया हुआ है, कहीं भी जाके बैठ जाएं, फिर डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? मतलब फिर पहले आइए पहले पाइए वाली। हाँ, मतलब फिर वो इंक्लोजर में बैठना चाहेंगे जहाँ वो जो भी फेवरेबल होगा। हाउ इज गोइंग टू वर्क? वैसे हुमा अब ठीक है, ये कैटेगरी है वीआईपी और फर्स्ट क्लास और जनरल इंक्लोजर्स के हैं, लेकिन अब तमाम स्टेडियम में आपने देखा होगा स्टेडियम में कुर्सियां लग चुकी हैं। एक ज़माना था जब पहले सीढ़ियां होती थी जो जनरल इंक्लोजर होता था, कुर्सियां होती हैं। हाँ, आप ये देख सकते हैं कि जो फ्रंट से पड़ेगा जो हनीफ मोहम्मद, फजल महमूद, जावेद निदा इंक्लोजर्स होते हैं, इनकी सीटें भी बेहतर हैं और थोड़ी सी इनका विजन भी ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन हमारा टाइम बहुत कम था, 24 घंटे से भी कम वक्त था कि एक ऑप्शन ये भी था कि फ्री कर दें, जो भी आए और फ्री बैठ जाए। मगर उससे ज़रा केओस बढ़ने का सिक्योरिटी के भी आपको पता है कुछ और, हमने तो कहा था ऐसे फ्री हो जाए अच्छा, लेकिन कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं होती हैं। अब्दुल्ला, मैं एक बात और भी, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये कराची वाले आज आए क्योंकि इसके बाद जो है फिर कराची के नेशनल स्टेडियम में अपग्रेडेशन का काम शुरू हो जाएगा, तो फिर नहीं आएंगे, भरपूर आएंगे। नहीं, ये मौका, ये बड़ा आपने अच्छा बात बताया, बिकॉज़ उसके बाद फिर वो दैट विल टेक टाइम, बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। फिर यही होगा कि लाहौर में ज़्यादा जहाँ स्टेडियम बने में होंगे वहाँ मैचेस होंगे। अच्छा या आज आप किसको आगे फाइनल में जाता हुआ देख रहे हैं? पेशावर और इस्लामाबाद। देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि आज इस्लामाबाद का अपर हैंड है। और अगर दोनों टीमों के दरमियान बाहमी मुकाबलों की आप बात करते हैं तो आज मैच नंबर 28 है दोनों टीमों के दरमियान पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में। दोनों टीमों ने 13-13 मैच जीते हैं और एक मैच इस सीजन में जो दोनों टीमों के दरमियान हुआ है बिला नतीजा रहा है, बारिश की वजह से मुकम्मल नहीं हो सका। हैरानकुन बात नहीं है, इस टूर्नामेंट में नेशनल स्टेडियम कराची, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड दोनों का होम ग्राउंड है। जब पेशावर ज़ल्मी मैच खेलने के लिए लाहौर कलंदर से लाहौर गई है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जब कराची आई तो वो दोबारा नहीं गए, उन्होंने सारे मैच जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची में खेले हैं। अंडर द कैप्टनसी शादाब खान इस टीम को जो कि 3 टाइटल जीत चुकी है, पहला टाइटल 2016 में जीते दुबई में मिसबाउल हक की क़यादत में, फिर जेपी डोमनी की क़यादत में दूसरा टाइटल जीते और शादाब खान की क़यादत में तीसरा टाइटल जीते। आज प्ले ऑफ है और प्ले ऑफ का मतलब यह है कि जो भी टीम जीतेगी वो सीधा फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, हारने वाली टीम को एक और लाइफलाइन मिलेगी। तो आज अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी ज्यादा फेवरेट है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पेशावर ज़ल्मी की टीम इस टूर्नामेंट में एक मैच हारी है, लेकिन इस टूर्नामेंट में उनकी बैटिंग को ज्यादा मौका नहीं मिला है बाबर आजम और कौशल मेंडिस के अलावा। फरहान यूसुफ बहुत अच्छा खेले बट
अगर आप पेशावर ज़ल्मी के मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात अच्छा, करते तो हैं, आपको लग रहा है कि अच्छा, इस्लामाबाद एक यूनाइटेड का सवाल पलड़ा भारी है? मैंने सुहेल से हाँ सुहेल, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछना है क्योंकि लाहौर में अगर लाहौर ही ना खेल रही हो टीम तो फिर वो लाहौरियों को ऑब्वियसली वो क्या एंजॉय करेंगे। हाउएवर किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो आप जोश लोगों में अभी भी देख रहे हैं कि एक तो इजाजत मिल गई मैचेस में जाने की, और बट लाहौर इज नॉट गोइंग टू बी लेकिन बाबर आजम तो आज कराची में होंगे, बाबर आजम इधर हालांकि बहुत ज़ाहिर है बाबर का शहर लाहौर है। बताएं। हुमर अब्दुल्ला वो एलिमेंट तो डेफिनेटली फील किया जा रहा है। अगर लाहौर कलंदर्स की टीम पहुंची होती तो जोशो खरोश अलग ही किस्म का होना था। आप भी यहाँ पर आकर एंजॉय करते रहे, जब प्ले ऑफ के मैचेस थे, फाइनल भी आपने देखा, यहाँ पर आकर लाहौर कलंदर की वजह से क्राउड डेफिनेटली आता है। लेकिन ये नहीं हमें भूलना चाहिए कि लाहौर में लाहौर कलंदर्स अगर नहीं भी खेल रही होती तो यहाँ पर उसके अलावा भी जो मैचेस हैं वो क्राउड यहाँ पर आकर देखता रहा है। और कितने ही मैचेस थे गुज़श्ता सीजन में हमने यहाँ पर कवर किए थे, मुसलसल 6 से 7 ऐसे मैचेस थे जिनमें से 3 मैचेस में लाहौर कलंदर्स भी शामिल नहीं थी मुकाबले के लिए, लेकिन वो फिर भी हाउसफुल गए थे। शायकीन का ट्रेंड रहा है यहाँ पर मैचेस देखने के लिए। वो तो नो डाउट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टेडियम तो भरेंगे डेफिनेटली। थैंक यू सुहेल, थैंक बहुत यू शुक्रिया भाई, थैंक यू तिक भाई, एवरीबॉडी थैंक यू, थैंक यू। अच्छा ब्रेक ले रहे हैं हम। हाँ। और कराची में अहलियान कराची के लिए सिर्फ 500 रुपए का टिकट है किसी भी इंक्लोजर का। देखिए अतीक भाई हमारे तो टिकट लाए होंगे शायद, तो क्योंकि मुझे इस ब्रेक में आप दे रात गए को 5-6 मैसेजेस आए थे कि टिकट्स अरेंज कर दें, और फिर मैंने भी कोशिश की थी लेकिन कहीं से अरेंज नहीं हुए, इसलिए 500 का टिकट है। अजीब लगेगा अब्दुल्ला कि आप वहाँ बैठे होंगे और आप किसी को हेल्प नहीं कर सकते। अच्छी बात है कराची में एक ही मैच। अब आपको मालूम हो गया है, अब आपको मालूम हो गया है कि टिकट आपने कहाँ से लेने हैं। ऑनलाइन टिकट मैसर हैं, प्लीज जाके ले लीजिए। 500 रुपए का टिकट है किसी भी इंक्लोजर का। Anywhere that you want to sit in Karachi, पूरे नेशनल स्टेडियम में आप 500 रुपए में टिकट लेके जा सकते हैं। सो या ये हमारे लिए भी 11th आ रहा है आपके लिए टिकट अरेंज करना। अच्छा आपको पता है ना कि एक आयरन मैन चैलेंज होता है पूरी दुनिया में, मतलब जिसमें एक डिफरेंट मैराथन भी, फुल मैराथन भी होता है, फिर उसमें एक रेस भी होती है, साइकिलिंग भी होती है, तैरना भी होता है, और दुनिया में कहा जाता है कि एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में ये सबसे मुश्किल तरीन मानी जाती है। उसमें हमारा एक 19 साल रायान हबीब, उसने ये चैलेंज मुकम्मल किया। मतलब मुकम्मल करना इज अ बिग डील। तो ये पहला पाकिस्तानी है टू डू दैट। और ये कम उम्र तरीन पाकिस्तानी बने हैं ये चैलेंज मुकम्मल करने वाले। आयरन मैन में एथलीट को एक पूरी मैराथन, फुल मैराथन 42.2 किलोमीटर भागना होता है। फिर क्या होती है जी, 103.8 किलोमीटर की स्विमिंग होती है और साइकिलिंग भी होती है। इसके अलावा 180 किलोमीटर की साइकिलिंग और 3.8 किलोमीटर की स्विमिंग, ये सब बैक टू बैक हो रहा होता है, इसमें कोई रेस्ट डे नहीं होता। मतलब ये आप साथ कर रहे हैं। 15 घंटे 20 मिनट और 6 सेकंड्स में मुकम्मल किया है। और फिनिश लाइन मुकम्मल करने के बाद इन्होंने पाकिस्तान का झंडा लहराया। सो बहुत मुबारक हो रायान आपको, आपकी फैमिली, आपके कोचेस को, आपके ट्रेनर्स को। दिस इज अ बिग डील। लोगों के मैसेजेस हमें आना स्टार्ट हो गए हैं। हमारे पास कोई पासेस और कोई इनवाइट्स और टिकट्स नहीं हैं, तो लिहाजा प्लीज़ डोंट ड्राइव विद अस, वी कैन नॉट हेल्प यू देयर। हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है अभी, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना आबादी के मसाइल की, बच्चों के हकूक़ की, ख़वातीन के हकूक़ की, सेहत की, तालीम की, मतलब आप यू नेम इट, तो इन मसाइल की एक बहुत बड़ी वजह नज़र आती है कम उम्री की शादियाँ। और इसलिए जब इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए कुछ होता है तो यकीनी तौर पर एक तारीखी लम्हा ही कहलाएगा। कल हमने आपको पता है सोशल मीडिया पे एक स्टोरी की थी जिसमें सरगोदा में किस तरह एक 12 साल की बच्ची को 19 साल का बनाकर अपने से बड़े आदमी से, जो पहले से शादीशुदा था, शादी करने की कोशिश की गई, निकाह हुआ और उसके बाद कार्रवाई हुई और तमाम लोगों को ढूंढा जा रहा था। पता नहीं गिरफ्तार हो सके या नहीं हो सके, लेकिन पर्चा दर्ज हो गया था। बिल्कुल। तो लेकिन उसके बाद आज की अच्छी खबर यह है कि कल पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे, सबसे बड़े ऐवान पंजाब असेंबली ने कम उम्र बच्चों की शादी की ममानियत का कानून जो है कसरत राय से पास कर दिया है। इत्तेफाक के राय से होता तो ऑब्वियसली अच्छा था, लेकिन तो अच्छी बात लेकिन अच्छा है कि एटलीस्ट हो तो गया। और पंजाब हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट के साथ एक कानून बना तो सही। पंजाब चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल 2026 में कम उम्री की शादी पर सख्त सजाओं की मंजूरी दी गई है। 18 साल से जायद उम्र के अफराद का कम उम्र से निकाह करने और वालदैन या सरपरस्त गार्डियंस जो हैं अगर कम उम्री की शादी में मावनत करें तो 2 से 3 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। उम्मीद तो यही है कि कुछ डिटरेंस जरा क्रिएट होगी। इसी पे हम बात करते हैं। बड़े अरसे से इस बिल पर काम हो रहा था
और सारा अहमद और उनकी टीम वज़ीर आला के हमरा ये काम कर रही थी, चेयरपर्सन हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब की। बहुत शुक्रिया सारा साहिबा, मुबारक हो सारा, आपको बहुत मुबारक हो। ज़रा बताइए, आपसे हमने पहले भी इस टॉपिक पर बात की हुई है, काम हो रहा था, बातें चल रही थी, प्रोसेस आगे बढ़ रहा था, क्या क्या हर्डल्स आई आपको इस सफ़र के दौरान? जी थैंक यू। एक तो आप सबको बहुत ही मुबारक, बिकॉज दिस इज अ ह्यूज माइलस्टोन एंड इट वाज पेंडिंग सिंस मेनी इयर्स एंड आई थिंक इट वाज अ बिग डे फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन इन पाकिस्तान। तो हर्डल्स काफ़ी आई, आई कांट इट्स बिन इयर्स कि एक स्ट्रगल चल रही थी और बहुत पर्सनल इन्वॉल्वमेंट से मैंने कैबिनेट कमेटी को भी ब्रीफ किया, लेकिन उस वक्त इट वाज डेफर्ड, तो इट वाज टेकिंग टू लॉन्ग। लेकिन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज एंड सीनियर मिनिस्टर और मरियम औरंगजेब, जिन्होंने ओन किया इसको एज अ गवर्नमेंट बिल। मैंने एज अ प्राइवेट मेंबर्स बिल इसको जमा करवाया था पंजाब असेंबली में, बट द गवर्नमेंट डिसाइडेड, द सीएम डिसाइडेड दैट शी विल ओन इट, दैट द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब विल ओन इट एंड इट्स अ गुड इनिशिएटिव एंड इट वाज मच नीडेड, क्योंकि आपको पता है सिंध में, आईसीटी में, बलूचिस्तान में ये पहले ही पास हो चुका है। एंड जैसे वो वाकयात आ रहे थे कि दुआ ज़ारा जैसे केसेस में गर्ल्स फ्रॉम सिंध हु वर 16 आर कमिंग टू पंजाब, कि वो यहाँ पे क्योंकि उनको यहाँ पे रिलीफ मिल रहा था। सो आई थिंक एक तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ एज होनी चाहिए एंड दूसरा कम उम्र की शादियों के बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह मतलब मटर्नल मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होता है और बहुत ज़्यादा उनको हेल्थ इशूज़ होते हैं एंड मेच्योरिटी नहीं होती, तो देयर लॉट्स ऑफ डिसएडवांटेजेस। सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस एंड कल का सेशन आपको पता है इट टुक 3 hours फॉर दिस बिल टू गेट पास्ड बाय द पंजाब असेंबली, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुखालफत भी आ रही थी। गवर्नमेंट के अपने MPs भी थोड़ी उनकी तरफ से भी जो है वो एक मुखालफत थी, फिर अपोजिशन की तरफ से भी। एंड मैं स्पीकर साहब को भी बहुत ही अप्रिशिएट करूँगी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ हैंडल किया और इसको स्मूथली पास करवा लिया। अच्छा, जब आप कहती हैं सारा, हम हमेशा थोड़े से इंट्रीग भी हो जाते हैं और खुद सवाल करना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन आप हमें बताएं कि जब मुखालफत होती है तो मेन पैग पॉइंट क्या होता है मुखालफत का, किस बात पे होती है? बिकॉज अभी भी ऑब्वियसली बिल तो पास हो गया, अब लोगों में शऊर भी आना चाहिए, तो इस किस्म के सवाल जो मुखालफत अगर असेंबली में हो रही है तो वो आम आवाम की भी होगी। हाउ, व्हाट इज इट एंड हाउ डज वन टैकल इट? जी बिल्कुल, देखिए जो मेन जो रीज़न था डिसएग्रीमेंट का कुछ जो है पार्लियामेंटेरियंस का, वो था मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस अकॉर्डिंग टू देम इस्लाम, मतलब अकॉर्डिंग वो कहते थे कि इस्लाम में दिस इज़ नॉट अलाउड कि कोई एज सेट की जाए, जबकि द अदर व्यू इज़ कि ऑफ कोर्स इस्लाम से इसकी जब तक मैच्योरिटी नहीं हो एंड आपने किसी भी खातून की हम हेल्थ को जो है रिस्क में नहीं डाल सकते, तो मैच्योरिटी का होना और प्यूबर्टी दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही है सारा। सारा साहिबा, अब ये पास तो हो गया, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन, सबसे पहले इसकी आगाही, एक तो आगाही बहुत है, क्योंकि कोई भी इस आड़ में लोगों को पता हो, हाँ, इस आड़ में सजा जुर्म है, बहुत लोग बहुत कुछ कर सकते हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं था। जी एब्सोल्युटली, बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन इज एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंट देन पासिंग अ लॉ, बट उसमें हम लोग व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू इज एंड ऑलरेडी वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करके एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज को इन्वॉल्व करके ग्रास रूट लेवल पे इसकी आगाही की जाए, बिकॉज देखिए वी आर ऑल्सो फेसिंग अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। मैं आपको बताती हूँ जो ग्राउंड रियलिटी है ना, मेरी एक फेलो पार्लियामेंटेरियन ने बताया कि व्हेन शी वेंट टू हर विलेज वहाँ पे आगाही करने, तो उसके अगले दिन हर ओन एल्डर्स टोल्ड हर कि आप वहाँ पे अलाउड नहीं, अदरवाइज वी डिस ओन you from our family. इस किस्म के हमें बैकलैश आता है जो रूरल एरियाज हैं जहाँ पे तालीम नहीं है, वहाँ बहुत आसान नहीं है। सो ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम, लेकिन हम गवर्नमेंट के साथ मिलके, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके, मीडिया की आप इट्स वेरी गुड कि आपने ये पॉइंट रेज किया, बिकॉज आपके देखने वालों को आज पता चला है कि ये पंजाब में भी मतलब ये अलाउड नहीं है। सो इट्स अ वायलेशन और इस पर इतना फाइन और इम्प्रिजनमेंट एंड एवरीथिंग। सो इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम, बट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एंड इंशाल्लाह वी विल सी रिजल्ट्स सून। और इससे हमें इसके बहुत सारे इम्पैक्ट होंगे, और एक इम्पैक्ट ये भी होगा कि हमारी लड़कियां ज़्यादा पढ़ेंगी। मतलब एक नेचुरल ये फिनोमेना होता था कि बच्ची की पढ़ाई जल्दी ख़त्म कराओ और बस की शादी करो। जब शादी हो नहीं सकेगी 18 साल से पहले कानून के तहत, अल्लाह करे अगर होपफुली कानून पर अमल दरामद हो जाए, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि लड़कियों की पढ़ाई भी चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाई का पॉइंट, और बहुत एक और सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चियों की सेहत। मतलब बच्चों के बच्चे होना ये एक हाई मोर्टेलिटी का भी एक आपको पता है कि जरिया रहा है। उसके बाद फिर वो जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी सेहत क्या रहती है, ये ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव बीन वेरी इंटरकनेक्टेड। होपफुली सारा हम होप ही कर सकते हैं कि अब जरा बेहतरी आएगी।
जी, हमने इनफैक्ट एक UNFPA हमारे एक डेवलपमेंट पार्टनर है, उन्होंने हमें विजिट करवाया और हमने सिंध में फिस्टुला सेंटर का विजिट किया। इट्स वेरी इंप्रेसिव फैसिलिटी इन कराची। उधर हमें पता चला कि देखिए गर्ल्स के फिस्टुलास डेवलप ही नहीं होते एंड देन दे देव बीन पुट इनटू चाइल्ड बर्थ, तो उससे इतनी डेथ्स हो रही हैं। तो ये चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती बट इट इज़ हैपनिंग। सो ऑफ कोर्स देयर मेजर हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू इट एंड लॉस ऑफ एजुकेशन, बिकॉज इसीलिए स्कूल ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई है एट दैट एज जब शादी हो जाती है। तो एंड आप मुझे बताया अगर एक पढ़ी लिखी माँ नहीं होगी तो वो पढ़ी लिखी एक औलाद को किस तरह बड़ा करेगी। सो आवर फ्यूचर जनरेशंस आल्सो सफर फ्रॉम दैट। अच्छा सारा साहिबा, कल हमने एक केस रिपोर्ट किया था जिसमें सरगोदा में एक 12 साल की बच्ची को 19 साल का जाहिर करके सारों ने मिलकर उसकी शादी करा दी एक शादीशुदा आदमी से, और उसके बाद FIR भी दर्ज हो गई और उनकी गिरफ्तारी कल तक तो नहीं हो सकी थी। डू यू हैव एन अपडेट अबाउट इट? जी, no, I have an update that मतलब that is in process and hopefully it should be done and it's not just गिरफ्तारी, of course I witnessed कि गिरफ्तारी हो जाती है लेकिन उसके बाद सजा ही नहीं मिलती। तो उसको फॉलो अप करना और ये इंश्योर करना कि कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन नहीं हो, क्योंकि हम देखते हैं कि नॉर्मली पैसे दे के और वो सब सेटलमेंट हो जाती है। सो वो इंश्योर कराना भी जरूरी है। एंड ये लॉ ही तो बहुत सख्त है, इसमें इवन पेरेंट्स को सजा मिल रही है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो पास हुआ है। एंड निकाह रजिस्ट्रार को भी और जो बड़ा एज का इसमें होता है पार्टनर उसको भी। सो इट्स अ वेरी गुड लॉ। एंड अच्छा सारा, जब हम इंफॉर्मेशन इंसेमिनेट करने की बात कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो, नेचुरली इम्प्लीमेंटेशन की भी बात हो रही है, तो उसमें डिफरेंट जगहों के बेशक बड़े टाउन्स हों, छोटे गोट हों, विलेजेस हों, गांव हों, इमाम जो होते हैं मस्जिद के, दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स जिनके थ्रू वहाँ के लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जो है ये दी जा सकती है और जहाँ उन लोगों को समझ भी आए, क्योंकि इमाम की बात मानना और समझना सुनना ये सारे मतलब दे वुड रादर लिसन टू हिम देन एनीबॉडी एल्स। तो ये एक तरीक़ेकार कोई इस्तेमाल किया जा रहा है? जी हुमा, हमने एक पहली पंजाब की बल्कि पाकिस्तान की पहली इंटरफेथ चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी बनाई है जिसमें रिलीजियस सारे लीडर्स को ऑन बोर्ड लिया गया है, जो मुस्लिम लीडर्स, उसके बाद क्रिश्चियन, सिख, हिंदूज, सबको। एंड उसका यही रीजन है कि हम पॉलिसी मेकिंग में भी वी आर इन्वॉल्विंग देम एंड ऑल्सो फॉर अवेयरनेस रेजिंग, जो आप कह रही हैं इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन में हम उनको जैसे मसाजिद में हम वो कर रहे हैं लेक्चर्स जो है अवेयरनेस कैंपेन्स जो है वी आर प्लानिंग दोज एंड वो हो भी रही हैं ताकि वहां से इन्फॉर्मेशन जाए। यस। अच्छा सारा, एक इस टॉपिक से अनरिलेटेड एक सवाल, चूंकि आप चाइल्ड प्रोटेक्शन को देखती हैं, पाकिस्तान में एडॉप्शन का तरीक़ाकार को लेके हम अलग से एक प्रोग्राम भी करेंगे। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं, है नहीं है, अलाउड है नहीं अलाउड है, कहाँ से किया जा सकता है रब्ता, कैसे किया जा सकता है? कैन यू गिव अस सम क्लैरिटी अबाउट इट? जी, सो इन पंजाब द चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो इज द ओनली लीगल एजेंसी जिसके थ्रू आप अडॉप्शंस कर सकते हैं। हमारे जो इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें अडॉप्शंस अलाउड नहीं है। इट्स कॉल्ड टेम्पररी कस्टडी बट इट्स ऑलमोस्ट द सेम। वो फॉस्टर केयर में दिया जाता है बच्चे को, बट इट्स ऑलमोस्ट द सेम एज अडॉप्शंस। सो तरीक़ेकार ये है कि हमारा अपना चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट है इनसाइड द ब्यूरो इन लाहौर। तो आप जो है वो दरख्वास्त देते हैं, जो भी फैमिली होती है हु वांट्स टू अडॉप्ट या कपल, एंड उसके बाद उनकी सोशल इकोनॉमिक रिपोर्ट बनाता है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, जिसमें उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उनका इनकम, बिकॉज वी वांट टू सिक्योर अ गुड फ्यूचर फॉर द चाइल्ड, ये सब चेक करके हम वो रिपोर्ट कोर्ट को देते हैं, जहाँ पे हमारा अपना वी हैव आवर ओन सेशन जज, वो इंटरव्यू करते हैं एंड बच्चों को दे दिया जाता है और फिर फॉलो अप भी किया जाता है। एंड अभी लाइक इन द लास्ट 7 years मेरे सामने मेरे हाथ से जैसे 250 अराउंड 250 अडॉप्शंस हुई हैं यहाँ पंजाब से, एंड नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, US, UK, सिंगापुर, ऑल पाकिस्तानी फैमिलीज लिविंग देयर। तो यहाँ बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में वी आर ऑपरेटिंग। सो हूएवर इज इंटरेस्टेड, इवन फैमिलीज फ्रॉम कराची कैन अप्लाई, फ्रॉम सिंध कैन अप्लाई, फ्रॉम अदर प्रोविंसेस, और हमने काफी बेबीज दिए भी हैं सिंध में भी। अच्छा तो सारा, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें हम चाहेंगे कि हम एक दिन और सेगमेंट करें, निश्चित करें, बिकॉज देयर आर, एज यू आर स्पीकिंग, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस कमिंग टू मी, लेकिन हम जरा इसको ज़्यादा प्रिपरेशन के साथ करेंगे क्योंकि लोगों के भी हमें बहुत सवाल आते हैं। इन द मीन टाइम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट 2026। सो 18 साल से कम उम्र अगर आप बच्चे बच्चियों की शादी कर रहे हैं तो वो गैर कानूनी तसव्वुर होगी और वो काबिल सजा जुर्म है। ये तो चले कानून बन गया, बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन इंसान मतलब सोच भी कैसे सकता है, ये भी सोचने वाली बात है। तो अच्छा, एक और खबर जिस पे
बहुत कंसर्न है और होना भी चाहिए, राइटली सो। फैमिलीज़ बहुत परेशान हैं। सोमाली क़ज़ाक़ों की जानिब से यरगमाल बनाए बहरी जहाज़ ऑनर के अमले में 10 से ज़ायद पाकिस्तानी शामिल हैं। कई मुग़वियों का ताल्लुक कराची से है। अहल खाना हुकूमत से मदद की दरख्वास्तें कर रहे हैं। बड़ी डिस्टर्बिंग वीडियोज़ आ रही हैं। यरगमाल बनाए गए अफराद के अहल खाना को गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से उन्हें मुलाकात का मौका मिला। गवर्नर सिंध का कहना था कि जहाज़ में मौजूद पाकिस्तानी अमला लावारिस नहीं है। हुकूमत यरगमालियों और उनके अहल खाना को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेगी। लेकिन क्या करेंगे? वो जो हम सुनते आए ना, सोमाली पायरेट्स जो होते हैं और फिर वो एक पूरी एक जहाज़ को हाईजैक कर लेते हैं, तो वो हम बात कर रहे हैं। और उसमें पाकिस्तानी भी हैं और उनकी फैमिलीज नेचुरली दे आर रेजिंग देयर वॉइसेस फॉर देम। निहाल हाशमी साहब का क्या कहना था, ये एक दफ़ा देख लें। हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे क्रू है, वो लावारिस नहीं है। पाकिस्तान उनका वारिस है, रियासत उनकी वारिस है और रियासत उनके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। यहाँ पे आने से पहले मेरी बातचीत हुई है वजीर मैरीटाइम मोहतरम जनाब जुनैद अनवर साहब से। फॉरेन मैटर्स है, बैरून मुल्क से ये मामला हो रहा है। तो अभी मेरी बातचीत हमारी जो सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच साहबा से भी हुई है और उन्होंने ये मुझे बताया कि पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस है वो हमारी जो भी 2-3 एम्बेसीज हैं उनसे मुकम्मल राब्ते में है और इस पे सारी मालूमात इकट्ठा कर रही है और अपने जो भी इनके रिहाई के हवाले से जो इक़दाम उठाने हैं उसके लिए एम्पावर कर दिया है पाकिस्तान के जो वहाँ पे हाई कमीशंस हैं, जो मिशंस हैं, जो एम्बेसीज हैं उनको। अहल खाना का कहना है कि अपने प्यारों से राबता मुनक़ता हो चुका है। इससे पहले GNU से गुफ्तगू में अहल खाना ने हुकूमत से मुतालबा किया था कि मुग़वियों की बासियाबी के लिए कोशिशें की जाएँ। उनका मैसेज आया था वो 21 तारीख को, जुमे को भी मुझे पता नहीं था। मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा था, मेरे मोबाइल पे फ़ोन आया तो मुझे पता चला कि ऐसा हो गया। बस मेरे तो पाँव तले ज़मीन निकल गई, क्या करता मैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ बाबा को वापस लिए आएँ। हम बहुत परेशान हैं और वो ना जाए किस हालत में होंगे। यासर खान नाम है उनका, एज ऑयलर वो जहाज़ पर थे। उन्होंने बताया था मुझे हालात बहुत ख़राब हैं, हर एक बंदे के साथ एक पायरेट है। मतलब ये जो कहानियाँ लगती थी ना, ये एक्चुअली अब भी होता है इस दुनिया में। मुग़वियों के अहल खाना के मुताबिक मुग़वी अमीन शम्स 2 बच्चों के वालिद हैं। 3 साल की बेटी है, 4 माह का बेटा है। मुग़वी सैयद काशिफ 4 बच्चों के वालिद हैं। मुग़वी इमरान की 2 बेटियां हैं, जबकि मुग़वी हुसैन के 3 बच्चे हैं। मतलब इनकी फैमिलीज़ किस कर्ब से गुजर रही हैं, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते इस बात का। इस पर क्या पेशरफ्त हो सकती है, वज़ारत ख़ारिजा क्या कर रही है, दीगर हमारी एजेंसीज़ क्या कर रही हैं। ज़ीशान शाह हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ ही कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ज़ीशान अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा ये कब रिपोर्ट होना शुरू हुआ वाक़या? कुछ दिन से हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 रोज़ हो गए हैं। कितने इसमें एग्जैक्टली पाकिस्तानी हैं और क्या कोई अपडेट है उनके बारे में? देखिए अब्दुल्ला, पहले तो मैं बता दूं कि ये जो पाकिस्तानियों की तादाद है ये इस वक्त वेरी हो रही है, क्योंकि मैंने मुतादिद लोगों से मुलाकात की है इसी फैमिली से। तो इब्तदाई तौर पर कुछ लोगों का क्लेम है कि 13 पाकिस्तानी इस जहाज़ के अंदर मौजूद हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि 11 पाकिस्तानी यहाँ पर मौजूद हैं। जबकि जो ये शिप का जो ये ऑयल बरदार जो शिप है, इसका जो कैप्टन है वो इंडोनेशियन है। 21 तारीख को ये वक़ुआ पेश आया था, रवा माह की 21 तारीख को ये वाक़या हुआ था और उस वक्त जब इब्तदाई तौर पर 6 सोमाली पायरेट्स जो हैं, जो सोमाली जो क़ज़ाक़ बहरी क़ज़ाक़ हैं, उन्होंने आके इनको हाईजैक एम्बुश किया, इन्हें हाईजैक किया और उसके बाद में इनको किडनैप करके रख लिया। रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन 1 घंटा, जैसे कि रोज़ाना की बुनियाद पे 5 मिनट के लिए इब्तदाई तौर पर जैसा हुआ है कि इनको फ़ोन करके घरों पर इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि अब ये जहाज़ जो है ये हाईजैक हो गया है। इनिशियली पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ अनफॉर्चुनेटली जो अहल खाना का दावा है किसी ने इसको सीरियस नहीं लिया, जिसके बाद में वो मुख्तलिफ NGOs के पास जाना शुरू हुए अहल खाना और वहाँ पे जाकर उन्होंने अपनी रोदात सुनाई कि कोई भी उनके जो प्यारे हैं वो सोमाली क़ज़ाक़ों के कब्ज़े में हैं और कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा। मुख्तलिफ NGOs की जानिब से फिर इसके ऊपर आवाज़ उठाई गई और उसके बाद में फिर इसके ऊपर अब गुज़िश्ता जैसा कि आपने देखा कि गवर्नर सिंध ने भी इसके ऊपर एक्शन, इसके ऊपर बातचीत की, लेकिन अभी तक कोई भी स्ट्रैटेजी सामने नहीं आ रही। माजी में भी
ऐसा मुतादिद बार हो चुका है जिस वक्त एक NGO की जानिब से और गवर्नर सिंध की जानिब से CPLC की जानिब से इसके ऊपर मुश्तरका ऑपरेशन किया गया था और उसके बाद में जो ये सारे पाकिस्तानी, जिसमें कैप्टन भी पाकिस्तानी बताया जो थे उस वक्त, तकरीबन ये 1.5 दहाई कबल की बात है। ये जो पायरेट्स हैं जिन्होंने इनको अगवा कर लिया, पूरी शिप ले ली है, मतलब फिर उनको इजाज़त दी गई है कि अपनी फैमिलीज़ को इन्फॉर्म करो, तो डिमांड्स क्या हैं? मतलब क्या रैंसम चाहते हैं, पर पर्सन चाहते हैं, हुकूमतों से चाहते हैं? टॉर्चर की वीडियोस भेजना और वॉइस नोट्स करवाना, हाँ, उससे क्या हासिल करना चाह रहे हैं? हुमा देखिए, ये पहली बार जैसा कि मैंने बोला नहीं हुआ है, हमने माजी में भी रिपोर्ट किया है, बल्कि जो सोमाली क़ज़ाक़ थे उनसे भी हमने बात की थी। इनका मेन कंसर्न सिर्फ और सिर्फ रैंसम अमाउंट होता है, जिसके अंदर अमूमी तौर पे ये जहाज़ भी नहीं देते। ये जो जहाज़ है इसके अंदर 18,500 बैरल ऑयल इसके ऊपर लोड था। इन्होंने जो सोमाली अभी तक फैमिली के सामने भी उनका क्लेम सामने नहीं आया कि वो रैंसम में कितनी रकम मांग रहे हैं। इंडोनेशियन अथॉरिटीज़ इनके साथ कनेक्टेड है क्योंकि कैप्टन उनके थे, लेकिन अभी तक पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के सामने अभी तक हाईलाइट नहीं हुआ है कि उनका रकम का तकाजा कितना है। लेकिन ये मुझे मालूम है, जैसा माजी के जो हम देखते हैं कि ये डॉलर्स के अंदर पैसे लेते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स इनकी डिमांड होती है। और एक दफ़ा माजी में जब ऐसे होता पाकिस्तान में, जब चंदा करके इनको पे किया गया था। खैर, अब अभी तक इनकी तरफ से जो इनकी डिमांड है वो सामने नहीं आई है। लेकिन सोमाली क़ज़ाक़ों का जो जनरली देखा गया है, ये जहाज़ को कैप्चर करते हैं, हाईजैक करते हैं, उसके बाद में जो लोग होते हैं वहाँ पर उनको किडनैप करके बिठा लेते हैं और बदले में रैंसम अमाउंट लेके फिर उनको हैंडओवर करते हैं। जो शिप्स जाते हैं अथॉरिटीज़ के, जो इनको पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, वो फिर अपने शिप्स पे जाके इनको लेके आते हैं। शिप्स भी यूजुअली ये लोग वापस नहीं करते और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। एक बहुत लंबी इनकी हिस्ट्री है जितने भी सोमाली क़ज़ाक़ हैं। तो अगर हम इस मौजूदा उसकी बात है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 से ज़ायद पाकिस्तानी इस शिप में मौजूद हैं, उनकी तरफ से अभी तक डिमांड सामने नहीं आई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो अहल खाना जो कि रोज़ाना 5 मिनट के लिए उनसे रब्ते में आते हैं। अच्छा ज़ीशान, ये जो शिप्स होती हैं, हम ये समझना चाह रहे हैं, अब ये शिप है, आप कह रहे हैं इनके इंडोनेशियन या मलेशियन, आपने कहा है कि कप्तान है इंडोनेशियन, 10 पाकिस्तानी हैं और भी नेशनैलिटीज़ होंगी। ये इंश्योर्ड होते हैं? मतलब ये शिप्स जो कार्गो लेके जा रही हैं, पूरा जहाज़ एक जा रहा है, पूरा एक क्रू है, इंश्योरेंस वगैरह इनकी होती होगी? और इंश्योरेंस अगेंस्ट इस तरह सोमाली पायरेट्स, जो कि ऑब्वियसली एक नोन सी चीज़ है कि कोई अनहोनी बात तो नहीं है, हो जाता होता है, तो इनके अगेंस्ट भी इंश्योरेंस होती होगी ऑफ बीइंग किडनैप्ड? देखिए, अभी तक किडनैपिंग के बाद की जो इंश्योरेंस अमाउंट पे की जाए, तो मुझे नहीं पता कि इनकी जो पॉलिसी होती है उसके अंदर वो चीज़ हाईलाइटेड है या नहीं है, क्योंकि यूजुअली ये चीज़ पॉलिसीज़ में, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में हाईलाइट नहीं की जाती है, ना ही उसको मेंशन किया जाता है कि किडनैप होने की सूरत में कंपनी आपको पे करेगी। लेकिन मतलब एक शख्स किडनैप होता है, लेकिन पूरा जहाज़ अगर हाईजैक ही हो जाए, क्योंकि ये तो हाईजैकिंग है, तो इंश्योरेंस तो हाईजैकिंग की भी अगेंस्ट 100%, खासतौर पे अगर आप उन्हीं पानियों में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, और एक प्रॉपर आप रजिस्टर्ड कंपनी है, एक जहाज़ है, पूरा क्रू है, तो जहाज की इंश्योरेंस होती होगी। अच्छा ज़ीशान, अब ये बताइएगा, गवर्नर सिंध से मुतासरीन की मुलाकात हो गई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी कि इनको लावारिस नहीं छोड़ेंगे। प्लान क्या है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या कर रही है? अब्दुल्ला, यही मेरा भी सवाल है और हम भी यही पूछ रहे हैं कि अभी तक हमें कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आई है। गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर से निहाल हाशमी ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, बकौल उनके उन्होंने दीगर मिनिस्टर्स से भी बात की है और उनका ये कहना है कि इस वाक़े को लेके कंसर्न अथॉरिटीज़ से पाकिस्तानी हुकाम राब्ते में हैं। राब्ता बिल्कुल हुआ होगा, लेकिन अभी तक किसी भी किस्म की स्ट्रैटेजी सामने नहीं आई है। ये 10 पाकिस्तानी जो अब तक सामने आए हैं, इन तमाम का ताल्लुक क्या कराची से है? देखिए, मेजॉरिटी का ताल्लुक कराची से, लेकिन मैंने पहले कहा था कि अभी भी ये जो नंबर वेरी कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान, 11 भी आते हैं, फिर 13 भी आ जाते हैं, लेकिन इस बात को 21 को हुआ ये, और जो फैमिलीज ने बताना शुरू किया, आज 28 से एक हफ्ता गुजर चुका है। तो अब कोई हिकमत अमली बना लेंगे, करना क्या है? जाहिर है ये अहले खाना कोशिश कर रहे थे कि इनकी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुंच भी रही है, लेकिन आवाज़ पहुंचने के बाद व्हाट्स नेक्स्ट, ये सवाल उनके जहन में भी है, ये सवाल हमारे जहन में भी है, ये सवाल हर पाकिस्तानी के जहन में है, क्योंकि बड़े ही कर्बनाक ये मनाजिर हैं। और ये जो फैमिली है, इनकी आप गुफ्तगू सुने, बच्चों की बातें सुने, इंटरव्यूज़ देखें,
तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये पाकिस्तानी है, ये हम इतने सारे जो कि ये हमारे फेलो पाकिस्तानी हैं, 1 हैं या 13 हैं या 11 हैं या 10 हैं, they need to be saved. They need to be rescued for sure. Absolutely. So आज हमने बात की and we'll keep at it. इंशाल्लाह कोई ना कोई जवाब कहीं ना कहीं से कोई सोल्यूशन आएगा। अच्छा जी, आपको पता है कि हर साल मुसलमानों की सबसे बड़ी इज्तिमाई इबादत हज के लिए लाखों लोग जो हैं वो सऊदी अरब जाते हैं और उनमें पाकिस्तानियों की तादाद बहुत होती है। और इस साल आपको पता है अब्दुल्ला कितने हैं? 1,69,000 से ज़ायद पाकिस्तानी हज करेंगे, जिनमें से सैकड़ों मक्का मदीना पहुंच भी चुके हैं, फ़्लाइटें शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तानी हुक्काम ख़ास तौर पर हज मिशन ये काम कर रहा है और इन आज़मीन को मुकम्मल सहूलतें फ़राहम होंगी, उम्मीद तो हमें यही है। और इस बार मक्का मदीना में जैसा मौसम चल रहा है, बड़ा ज़रूरी है कि आज़मीन को इसके ख़तरात और एहतियाती तदाबीर की मुकम्मल आगाही भी हो। बहुत गर्मी होगी नेचुरली इस दफ़ा भी, और इनके सफ़र और रिहाइश के लिए एयर कंडीशनड इंतज़ामात हों और ज़रूरी मकामात से कम फासला भी यकीनी बनाया जाए। क्या ऐसा हो रहा है ये जानेंगे। डीजी हज अब्दुल वहाब सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सुमरो साहब, आपने वक्त दिया। सर बताइएगा क्या तैयारी है इस मरतबा? पिछले साल से हर हुकूमत अगले साल कुछ बेहतर इंतजामात करने की कोशिश करती है। और पहले तो सर ये फिगर भी कंफर्म कर दें कि कितने पाकिस्तानी हमारे यहाँ से कितने लोग जा रहे हैं। जी थैंक यू वेरी मच। जी सबसे पहले तो मैं आपको ये याद दहानी भी कराऊंगा कि अगर आप रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली मरतबा जो हज 2026 है उसके लिए तकरीबन 4.5 लाख एप्लीकेशंस मिली थी, जो कभी इतनी नहीं आती। और ये 2025 के हज की कामयाबी के बाद हुआ था। ख़ासतौर पे उसमें ब्रांड नेम हमारा जो सरकार का है वो बहुत मकबूल हुआ, लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। दैट वाज द फर्स्ट ईयर जिसमें पाकिस्तान का हज एयर कंडीशन हुआ था। उससे पहले जो है वो ट्रेडिशनल जो खैमे वगैरह या एयर कूलर्स होते थे। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अपना कोटा भी पूरा किया और वक्त से पहले सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मुकम्मल किए, जो कि 1,179,210 का टोटल कोटा है, जिसमें 60,000 जो है वो प्राइवेट सेक्टर हैंडल कर रहा है और 119,210 हम लोग हैंडल कर रहे हैं, पाकिस्तान हज मिशन हैंडल कर रहा है। ऑलराइट, सो ऑलमोस्ट 179,000 है, जिसमें 60,000 प्राइवेट सेक्टर हैंडल कर रहा है, बाकी आप लोग हैंडल कर रहे हैं। अब इस मरतबा क्या तैयारी है? क्या पहले से बेहतर इंतजामात करने की कोशिश की गई है? ज़ाहिर है पिछली मरतबा लोगों ने अप्रीशिएट किया था, लेकिन कोशिश तो हम यही करेंगे कि एटलीस्ट स्टैंडर्ड मेंटेन हो या कुछ बेहतरी आए इस मरतबा। और जब एयर कंडीशनड स्टैंडर्ड अगर हम उसको एक नाम दे दें तो व्हाट डज दैट एंटेल? जी उससे पहले एयर कंडीशन जब हम कहते हैं तो वैसे तो अब अगर आप आज के हज को 15 साल या 30 साल पहले के साथ कंपेयर करें तो वो तो कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट है। कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर हुई है, क्राउड मैनेजमेंट बहुत बेहतर हुई है, सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। जब हम एयर कंडीशन हज की बात करते हैं तो पहले भी खास तौर पे बिल्डिंग्स और बसेस या ट्रांसपोर्टेशन ये सारी एयर कंडीशन होती थी, लेकिन मशायर के जो 5 दिन होते थे जिसमें मिना, अरफात, जी मुजदलफा, तो मुजदलफा जो है वो तो ओपन अप होता है, नाइट अंडर द स्काई होता है। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ में हर हाजी को एक बाय नेम बाय नंबर सोफा बेड अलॉट होता है और एयर कंडीशनड होते हैं, ओवरहेड रैक्स होते हैं लगेज रखने के लिए। मिना में, अरफात में भी एयर कंडीशन टेंट होते हैं और उनको वैसे ही बेड मिलते हैं जो मिना में होते हैं। ये किसी किस्म की तकलीफ कोई नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टे टेंट के अंदर होता है वो बहुत आराम से गुजर जाता है। इनफैक्ट लोग ब्लैंकेट्स भी यूज करते हैं। चलिए दैट इज़ वंडरफुल। मौसम की सख्ती इसे तो बचाने के इंतजामात हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन के भी लोगों को इश्यूज आते हैं, फासलों की शिकायत करते हैं। हज देखें मुशक्क़त का नाम है, वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। चाहे 50 लाख का हज कर लें या 20 लाख का हज कर लें, उसमें कहीं ना कहीं आप तमाम लोग लिटरली कहते हैं ना एक ही सफ में खड़े होते हैं। मतलब आप इसको वेकेशन समझ के ना जाएं, मतलब इसको हज समझ के जाएं तो एवरीथिंग विल बी द सेम। सो बट यू नो थिंग्स कैन बी मैनेज्ड बेटर। सो उसके लिए क्या किया आप लोगों ने? जी पहले तो बात यह कि हम लोग यहाँ पे अरेंजमेंट्स करते हैं। जब मशायर के दिन आते हैं
तो वो बेसिकली सऊदी सरकार, जिसको यहाँ पे नकाबत उस-सयारात कहते हैं, जो एजेंसी है ट्रांसपोर्ट को मैनेज करने की, ये आपको हमें ये याद रखना चाहिए कि इन दिनों में तकरीबन 20 लाख लोग मक्का मुकरमा में मौजूद होते हैं, जो साइमल्टेनियसली सारे इलाकों से मिना की तरफ ट्रैवल करते हैं। तो वो एक यानी प्री डिफाइंड और क्राउड कंट्रोलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू स्केड्यूल होता है, जिसमें यहाँ की सऊदी सरकार हमें बसें प्रोवाइड करती है। माने प्रोक्योरमेंट हमारी होती है, लेकिन जो क्यूइंग होती है वो ट्रैफिक को देख के करते हैं। तो पहले पाकिस्तान के हज में रद्दैन उसको कहा जाता है, रद्द और रद्दैन, यानी मशायर में अगर ले जाएं आप हाजियों को तो सिंगल ट्रिप होती है या डबल ट्रिप होती है। हमने डबल ट्रिप बिल्कुल खत्म कर दी, अब सिर्फ सिंगल ट्रिप होती है, यानी हाजी के सारे ही हाजी इकट्ठे बसों में अपने टेंट में जाएंगे, ये नहीं कि वो बस मुड़ के वापस आएगी उनको दोबारा लेने के लिए। इससे ये मसला हल हो जाता है कि जब एक हाजियों को छोड़ के जब वो बिल्डिंग पे वापस आती है तो ट्रैफिक की वजह से कभी कभार काफी टाइम लग जाता है। तो जो हमारे बस के कैंप से हुज्जाज अटैच्ड हैं, उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, बाकी जो ट्रेन के साथ हुज्जाज अटैच होते हैं, उनको फिर यहाँ की गवर्नमेंट एज पर पॉलिसी 3 ट्रिप्स में मिना ले जाती है, लेकिन उसको फिर आगे फायदा ये होता है कि उसका सारा सफर जो है वो मशायर में ट्रेन के थ्रू होता है। वो जमरात में भी ट्रेन पे जाएगा 3 दिनों में, वो अरफात में भी ट्रेन पे जाएगा, मुज़दलिफा में भी ट्रेन पे और वापसी पे भी ट्रेन पे। अच्छा सुमरो साहब, ये भी बताइएगा कि 2021 में सऊदी अरब ने वो शिक हटा दी थी जहाँ रिक्वायरमेंट थी फॉर अ मेल गार्डियन, और ख़वातीन जो हैं वो अकेले भी जा सकती थी हज के लिए। पाकिस्तान से इस तरह ख़वातीन जाती हैं कोई ग्रुप की सूरत में, बिकॉज ऑब्वियसली अब तो दे कैन ट्रैवल अनअकम्पनीड। जी, दे कैन ट्रैवल अनअकम्पनीड, और मेरा ख्याल है उसके लिए एज की रिक्वायरमेंट है, आई एम नॉट श्योर कि वो क्या है इस वक्त, लेकिन वो ग्रुप में ट्रैवल कर सकती हैं। और हमारे यहाँ आपको ये भी मैं बता दूं कि पिछले साल हमने पहले जो होता था वो मेल्स और फीमेल्स सारे हज में अलहदा रहते थे, तो हम लोगों ने 2 साल पहले रूम चॉइस, फैमिली रूम की जो है ना वो सर्विस शुरू कर दी थी। अब काफी सारे लोग 2 बेडरूम्स, 3 बेडरूम्स या फैमिली रूम जो है वो प्रेफर करते हैं, ताकि हाजी अगर यहाँ पे भी 30-35 दिन रहें तो वो अपनी यानी उस फैमिली वाले माहौल में रहें। जहाँ तक थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि हज में मुशक्कत है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं पर्सनली समझता हूँ कि हज अब मुशक्कत वाला रहा ही नहीं। आप जहाज एयर कंडीशन में आते हैं, आपको 25 ईयर्स या 26 ईयर मॉडल की बसों में ट्रेवल कराया जाता है। द ओनली तकलीफ इस उन दिनों में जो थोड़ा बहुत मशायर में भी अगर आपको पैदल चलना पड़ जाए इसके लिए, जबरात के लिए या मुज़दलिफा से वापसी के लिए। मदीना में हम सारे हाजी 1,20,000, हमारा तीसरा साल है कि हम मरकजिया के अंदर ही रख रहे हैं, कोई एक हाजी मरकजिया से बाहर नहीं जाता, विच मीन्स एवरी हाजी मैक्सिमम एट द डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर फ्रॉम द मॉस्क होगा। इसलिए मदीना में तो हमें बिल्कुल किसी किस्म की प्रॉब्लम। ये बताइएगा, अब जिस तरह फ्लक्चुएट हो रही हैं ऑयल प्राइसेस भी, दुनिया में हर चीज़ की कीमत ऊपर नीचे हो रही है, अनसर्टेनिटी तो है, सो जो प्राइसेस तय हो गई हैं वो वैसे ही रहेंगी, क्योंकि इसमें भी लोगों को खदशा ही होता है ना लोगों को कि कहीं भाई कोई इजाफी पैसे ना मांग लिए जाएं, क्योंकि एफेयर्स भी बढ़ रहे हैं, हर चीज़ ही चेंज हो जाती है। जी, सबसे पहले तो हाजी से जो सरकार ने पैसा ले लिया, ये बेसिकली सब्जेक्ट मेनली मिनिस्ट्री का है। हाजी से सरकार ने जो पैसा ले लिया, जो मेरी इंटरेक्शन हुई है मिनिस्ट्री से, उसमें हम एडिशनल कोई हाजी को चार्ज नहीं कर रहे। बाकी फ्लाइट्स के साथ, एयर कैरियर्स के साथ डिस्कशंस मिनिस्ट्री की चल रही हैं कि कितना कंपेंसेट किया जाए, उसको लिंक किया जाएगा इंटरनेशनल जो ऑयल की प्राइसेस हैं, और ऑयल प्राइसेस एज अ कंपोनेंट ऑफ टोटल एयर टिकट कितना परसेंटेज होता है, उस बेस पे उनको रिकंसीडर किया जाएगा। बट ये मिनिस्ट्री अल्टीमेटली अनाउंस करेगी। नहीं, तो ये कॉम्पनसेशन सरकार करेगी या लोगों से लेकर करेगी? नहीं, लोगों से नहीं लिया जाएगा। इट वाज डिसाइडेड, जहां तक मेरी नॉलेज। अच्छा, अनदर थिंग कि ये मैं एक बात जी
हुमा और अब्दुल्ला, वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ये चौथा साल है कि हज की प्राइस नहीं बढ़ी, यानी 4 years ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी। ना सिर्फ ये कि प्राइस नहीं बढ़ी, 2023 के हज में हमने तकरीबन 17 बिलियन रुपए रिफंड किए थे, 2024 के हज में हमने तकरीबन 7 बिलियन रिफंड किए थे और 2025 के हज में तकरीबन 3 बिलियन रिफंड किए थे। तो 4 साल डिस्पाइट द इन्फ्लेशनरी एंड एक्सचेंज रेट प्रेशर्स जो है हज की 4 साल आपने कहा ये प्राइस नहीं बढ़ी है, जो भी इजाफी ज़ाहिर है रकम अगर खर्च होगी, क्योंकि एयरलाइन फेयर्स वगैरह भी बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द ऑयल प्राइसेस, तो वो हुकूमत ही बेयर करेगी, उसमें आवाम से हुज्जात से एक भी रुपया इजाफी नहीं लिया और जाएगा। 4 साल से आप कह रहे हैं कि वो जो फेयर्स हैं, जो प्राइस बेसिकली पर पर्सन रही है हज की, वो भी चेंज नहीं हुई, विच इज़ ग्रेट बिकॉज आप, वरना तो हमें पता ही है कि हालात किधर जा रहे हैं। अच्छा सुमरो साहब, ये भी बता दें कि जो 60,000 प्राइवेट ऑपरेटर के थ्रू गए हैं हज के लिए, अब वहाँ जाके अगर उनको कोई मसला हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, उनके जो ऑपरेटर्स हैं वो ऑनर ना करें, तो क्या वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं हुकूमती इदारों को या हुकूमत को कि उनकी मदद का क्या निज़ाम है? मतलब किसी तरीके से उनकी हेल्प आउट किया जा सकता है? जी, पहले तो ये कि जो हज का निज़ाम है उसमें पाकिस्तान से तकरीबन 1% ऑफ द टोटल हुज्जाज, ये इंटरनेशनल एक यानी गाइडलाइन है जो इम्प्लीमेंट होती है। हमें तकरीबन 1% खुदाम हुज्जाज पाकिस्तान से लेके जाने होते हैं, यानी तकरीबन 1792। उसमें उनको मुख्तलिफ ड्यूटीज़ असाइन होती हैं। ये नॉर्मली हम NTS के थ्रू, टेस्ट के थ्रू सेलेक्ट करते हैं इन लोगों को मेरिट पे, और वो यहाँ पे आते हैं। चूँकि हज एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है, यहाँ जो हमारी डायरेक्टोरेट है उसमें तो 8-10 लोग ही होते हैं, ज़ाहिर है वो सारे लोगों को हर जगह हैंडल नहीं कर सकते। तो ये एक वेल डिफाइंड प्रोसीजर है। वो लोग आते हैं, इनमें एक मॉनिटरिंग की टीम भी होती है जो प्राइवेट सेक्टर को मॉनिटर करती है। उनके पास प्राइवेट सेक्टर के पैकेजेस की, उनके होटल्स की, उनके कैंप्स की लोकेशन होती है, और एक सर्वे फॉर्म होता है जो प्री हज, ड्यूरिंग हज और पोस्ट हज वो उनसे जाके हाजियों से मिलते हैं और उनके ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करते हैं। इस सारे प्रोसीजर के बाद भी हेल्पलाइन सऊदी गवर्नमेंट की भी अवेलेबल होती है, हमारी भी हेल्पलाइन अवेलेबल होती है जिस पे वो कॉल कर सकते हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम होता है। और ये नंबर शेयर कर सकते हैं आप? जी, ये नंबर बेसिकली तो यहाँ सऊदी अरब में 1966 नंबर है, 1966, जो सऊदी अरब की बेसिकली कहने का ये उनकी ये सबको गाइडेंस ये है कि अगर आप को सऊदी अरब में कोई मुश्किलात पेश आए तो आप मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ये टोल फ्री उनका नंबर होगा 1966, आप ये बता रहे हैं? जी गॉट इट। जी 19। हमारे आई एम सॉरी इस वक्त मेरे सामने लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। वेबसाइट पे हम रेफर कर देते हैं कि वेबसाइट से आप देख लें। शुक्रिया आपका। अच्छा, जी पोस्ट हज सर्वे भी होता है, जो सारे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के जो लोग होते हैं हुज्जाज, उनका पोस्ट हज सर्वे भी होता है बाय सेंडिंग डायरेक्ट सर्वे लिंक टू देयर नंबर्स, कि वो हज के बारे में, सरकारी हज के बारे में भी या प्राइवेट हज के बारे में भी दे। फिर जब वो रिजल्ट्स कंपाइल होते हैं तो उसकी बुनियाद पे वो नेक्स्ट जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होती है उस पे रखा जा सकता है या उन्हें निकाला जा सकता है। सो ये भी बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब सुमरो साहब, डीजी हज हमारे साथ थे। The information that he gave us, ख़ास तौर पे ये एक हेल्पलाइन नंबर, जो अगर आप वहाँ पहुँच ही गए हैं और कोई भी मसला हो, इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आपको पता है मेडिकल इश्यूज़ बड़े हो जाते हैं, मतलब इतनी गर्मी है और एक उम्र के बाद बुजुर्ग भी अगर जाएं ओवरवेल्म हो जाता है इंसान, इतनी दुनिया वहाँ और आई होती है। सो अ लॉट कैन हैपन, इसलिए बेहतर है जितनी इन्फॉर्मेशन आप लेके जाएं, जहाँ आपके पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर्स हों, कोई कॉन्टैक्ट पर्सनस हों, वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। गो वेरी प्रिपेयर्ड। बेसिक दवाइयाँ वगैरह आपकी जो ट्रेनिंग हो रही होगी उसमें तो आपको बता ही देंगे, आपको क्या वैक्सीन लगवानी है। फ्लू शॉट वैसे आप लगवा लें, वंडर के लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता, लेकिन फ्लू शॉट आपको लगवा के जाना चाहिए, और दीगर चीज़ें भी और आपको कहीं आपको कोई व्हील चेयर और इस किस्म की असिस्टेंस हो तो ये सारी चीज़ें पहले से ही प्लान होनी चाहिए। वहाँ जाके भी मिल जाए, दैट्स अनदर स्टोरी, बट इट शुड ऑल बी प्री प्लान्ड। तो गो विद एन ओपन माइंड। और जिस तरह सुमरो साहब भी हमें बता रहे थे कि अब काफ़ी हो गया है हज में, मतलब वो वाले स्ट्रगल जो था, चैलेंज जो था, वो अब नहीं रहा। दिस इज इट फ्रॉम अस राइट नाउ, एंड वी विल सी यू टुमारो।